गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन ऑफ बीम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे स्लैब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्लैब में हम देखेंगे वन वे स्लैब, टू वे स्लैब एंड फ्लैट स्लैब। इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे आज। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन एन आरसीसी स्लैब इज। ए है 0.1% ऑफ BD, बी है 0.12% ऑफ BD, सी है 0.15% ऑफ BD, डी है 0.2% ऑफ BD। तो जिस तरीके से बीम में हमने देखा था कि जो स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसका मिनिमम क्राइटेरिया था, AST मिनिमम था 85 अपॉन FY इंटू 100। तो ये अपने पास में आ रहा था बीम के केस में। अब हम स्लैब के केस में देखेंगे। तो देखिए बीम के केस में जो वैल्यू वेरी कर रही थी मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील की, वो FY पे डिपेंड थी, यानी कौन सा स्टील हम यूज़ कर रहे थे उस पे बेसिस थी। स्लैब की देखें तो स्लैब में क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर Fe250 के लिए इसकी वैल्यू आती है 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का मतलब B इंटू ओवरऑल डेप्थ। अगर HYST की बात करें, यानी Fe415 एंड Fe500, इस केस में जो वैल्यू आती है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील वो होता है 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों ऑप्शन गिवन है, बट अपन कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। उस केस में हम Fe250 को कंसीडर करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो है 0.15% ऑफ BD। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन बार इन ए स्लैब इज। ए है 100 mm, बी है 3D, सी है 5D, डी है 450 mm। तो जो स्लैब में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है मेन रेनफोर्समेंट एंड सेकंड वन होता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रेनफोर्समेंट। तो जो मेन रेनफोर्समेंट है इसके लिए जो स्पेसिंग या जो पिच है उसकी वैल्यू होती है 3D और 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर। इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील रेनफोर्समेंट है इसके लिए जो वैल्यू होती है वो है 5D और 450 mm, विच एवर इज स्मॉलर। ये IS 456-2000 के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा B, उसमें 3D गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डेप्थ ऑफ स्लैब इज बेस्ड ऑन। ए है लॉन्ग स्पान, बी है शॉर्ट स्पान, सी है इधर A और B, डी है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पान। जो डेप्थ ऑफ स्लैब हम कैलकुलेट करते हैं, डेप्थ ऑफ स्लैब, इसके लिए हम स्मॉलर स्पान को यूज करते हैं। ये हम वहाँ यूज करते हैं जब हमें डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना हो। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे बीम में था, बीम में क्या था, L अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू थी कैंटिलीवर के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए एंड कंटिन्यूस के लिए, फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। वैसे स्लैब में भी क्या होता है, स्पान टू डेप्थ रेशियो होता है
तो यहाँ पे जो स्पान आती है वो क्या आएगी, शॉर्टर स्पान होगी, क्योंकि स्लैब में 2 स्पान होती है, शॉर्टर स्पान एंड लॉन्गर स्पान। तो जो स्पान हम कंसिडर करेंगे वो शॉर्टर स्पान। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो डेप्थ है वो यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ यूज़ करते हैं, यानी कैपिटल डी को हम कंसिडर करते हैं। और यहाँ से रेशियो जो भी आता है 35 या 40, ये आगे बता देंगे 35 किसके लिए होगा, 40 किसके लिए होगा। तो यहाँ से देखिए जो स्पान हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, शॉर्टर स्पान है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए कंटिन्यूस फ्लोर स्लैब सपोर्टेड ऑन बीम द रेशियो ऑफ एंड स्पान ऑफ लेंथ एंड इंटरमीडिएट स्पान लेंथ इज ए है 0.6, बी है 0.7, सी है 0.8, डी है 0.9। तो जैसे कोई भी कंटिन्यूस स्लैब है, सपोज दैट इस तरीके से यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, इस तरीके से मतलब सपोर्ट प्रोवाइड है, कॉलम प्रोवाइड है। तो इस केस में देखिए ये तो क्या है, एंड स्पान है, और ये क्या है, कंटिन्यूस स्पान है। तो जो एंड स्पान एंड जो कंटिन्यूस स्पान का जो रेशियो आता है वो होता है 0.9। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज ए है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बियरिंग, बी है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, सी है क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ वॉल, डी है नन ऑफ दीज। तो जो IS 456-2000 में जो इफेक्टिव स्पान के लिए बीम के लिए जो क्राइटेरिया है वही क्या है, स्लैब के लिए क्राइटेरिया है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में इफेक्टिव स्पान होती है वो होती है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ और सेकंड इसमें आता है क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ। जैसे ये स्लैब है तो इसके लिए ये तो क्लियर स्पान होती है, सपोर्ट्स के बीच की जो स्पान होती है उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पान। ये बीम या स्लैब के लिए इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी कंसीडर करेंगे, और ये क्या है यहाँ पे सपोर्ट विड्थ। तो इसमें 2 क्राइटेरिया होता है कि जो इफेक्टिव स्पान है वो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ और क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ, इनमें से जो स्मॉलर होगी विच एवर इज स्मॉलर वो क्या होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पान होगी। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज ए है 1/4 ऑफ विड्थ ऑफ पैनल, बी है हाफ द विड्थ ऑफ पैनल, सी है रेडियस ऑफ द कॉलम, डी है डायमीटर ऑफ द कॉलम। तो सब यहाँ पे इफ फ्लैट स्लैब के बारे में जो कॉलम स्ट्रिप है उसके विड्थ का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लैट स्लैब क्या होता है। तो फ्लैट स्लैब वो होती है जो डायरेक्टली ए स्लैब विच इज directly supported on column with drop panel or without drop panel, जिसमें क्या है कि जो स्लैब है
वो मोनोलिथिकली अटैच्ड रहती है कॉलम के साथ, उसको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। तो जो फ्लैट स्लैब है उसमें 3 टर्म हम देखेंगे। एक होता है इसमें कॉलम स्ट्रिप, सेकंड इसमें होता है मिडल स्ट्रिप, एंड थर्ड इसमें होता है पैनल। ये तीनों चीज़ क्या होती है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सपोज दैट जो फ्लैट स्लैब है, आपके पास में जो फ्लैट स्लैब है वो इस तरीके से है। ये फ्लैट स्लैब है, इसमें एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है। तो इनके जो सेंटर लाइन है, यानी ये वाली इसकी सेंटर लाइन है, यहाँ भी इसकी सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से हो गई। यहाँ एक कॉलम है एंड यहाँ भी एक कॉलम है। ये फ्लैट स्लैब है जिसमें 4 कॉलम है। कॉलम है उसके सेंटर लाइन से, ये जो लाइन ड्रॉ है ये सेंटर लाइन, इनको नाम दे देते हैं A B C D E F एंड G H। ये सेंटर लाइन है। अब देखिए यहाँ से ये जो सेंटर लाइन है इससे जो L/4 डिस्टेंस पे, इस सेंटर लाइन से L/4 ये डिस्टेंस है, सेम इधर भी L/4 पे, यानी यहाँ कुछ, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है ये भी L/4 है, सेम यहाँ से L/4 करेंगे तो यहाँ कुछ ड्रॉ कर रहे हैं लाइन। यहाँ पे भी यहाँ से L/4 इस साइड और L/4 इस साइड, L/4 इस साइड और L/4 इस साइड, सेम यहाँ पर भी। तो जो कॉलम के सेंटर लाइन है उससे L/4 से ये जो पैनल बन रहा है, ये वाला पैनल OPQR, इसको हम बोलते हैं कॉलम स्ट्रिप। OPQR, इसको हम बोलेंगे कॉलम स्ट्रिप। और जिसकी विड्थ क्या होगी, ये देखिए ये L/4, ये L/4, ठीक है। इस साइड भी ये क्या है L/4, ये भी L/4 है कॉलम के सेंटर लाइन से, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो बीच में जो आ रही है, जैसे ये वाली आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप सेम यहाँ पर भी ये जो आपको शो हो रही है ये क्या है, मिडल स्ट्रिप। यानी मिडल स्ट्रिप वो पोर्शन है फ्लैट स्लैब में जो क्या दोनों तरफ उसके क्या होता है, कॉलम स्ट्रिप होता है। यानी यहाँ पे ये वाला क्या है, कॉलम स्ट्रिप, ये भी क्या है, कॉलम स्ट्रिप। और इनके मिडल जो पोर्शन है कॉलम स्ट्रिप के बीच का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं मिडल स्ट्रिप। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो पोर्शन आ रहा है अपने पास में, ये वाला, इसको नाम दे देते A', B', C' एंड D', उसको हम बोलते हैं पैनल। A', B', C' एंड D', इसको हम बोलते हैं पैनल। तो यहाँ पे देखिए कि जो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जो कॉलम स्ट्रिप है उसकी विड्थ क्या होती है, तो एक तो होता है ये जो स्पान अपॉन 4th, और स्पान भी कौन सी होगी, स्मॉलर स्पान। स्मॉलर स्पान डिवाइडेड बाय 4th इसकी क्या होगी, कॉलम स्ट्रिप की विड्थ होगी। और इसके अलावा अगर पैनल की टर्म में पूछा जाए तो देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, पैनल है, ये वाला पोर्शन, तो ये पैनल के पोर्शन का क्या होता है, हाफ होता है। विड्थ ऑफ पैनल
divided by 2. Next question is the minimum cover of slab should neither be less than diameter of bar nor less than A है 10 mm, B है 15 mm, C है 20 mm, D है 25 mm. स्लैब के लिए मिनिमम कवर के लिए पूछा गया है। तो जो मिनिमम कवर है वो या तो ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, यानी एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, या फिर जो कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो स्लैब के लिए कवर आएगा वो 20 mm, बीम के लिए मिनिमम कवर की वैल्यू है 25 mm, कॉलम के लिए मिनिमम कवर की वैल्यू है 40 mm एंड फाउंडेशन के लिए या फुटिंग के लिए मिनिमम कवर की वैल्यू है 50 mm। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी 20 mm, यानी डायमीटर ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए और जो 20 mm है इससे भी कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो क्या होगा, स्लैब के लिए नॉमिनल कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन, ए है बीम, बी है कॉलम, सी है वॉल, डी है कॉलम, मोनोलिथिकली बिल्ड विद स्लैब। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी कि फ्लैट स्लैब है वो क्या है कि इस टाइप के स्लैब जो डायरेक्टली क्या है कॉलम से मोनोलिथिकली बिल्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, HYST reinforcement in RC slab shall not be less than, A है 0.12% of BD, B है 0.15% of BD, C है 0.12% of BD, D है 0.15% of BD। तो देखिए जो ऑप्शन में है एक बार गिवन है आपको BD एंड सेकंड है BD। इस BD में इफेक्टिव डेप्थ को कंसीडर किया गया है, इसमें ओवरऑल डेप्थ को कंसीडर किया गया है। तो जब भी हम मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो वो क्या है, ओवरऑल यानी ग्रॉस एरिया पे डिपेंड करती है, और ग्रॉस एरिया में क्या है हम ओवरऑल डेप्थ को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे HYST के लिए पूछा गया है, यानी FE 415 या फिर FE 500 है, तो उस केस में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आएगा स्लैब में वो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू होती है 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्लैब इज डिजाइन एज टू-वे स्लैब इफ रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज लेस देन, ए है 1, बी है 1.2, सी है 1.5, डी है 2। तो लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान रेशियो अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसको हम बोलते हैं टू-वे स्लैब, और अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 2 है तो इसको हम बोलते हैं वन-वे स्लैब। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए कंटिन्यूस स्लैब ऑफ 3 मीटर बाई 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज, ए है 5 सेंटीमीटर, बी है 7.5 सेंटीमीटर, सी है 10 सेंटीमीटर, डी है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमें स्लैब गिवन है वो वन-वे स्लैब है या टू-वे स्लैब है, क्योंकि इनके लिए जो स्पान टू डेप्थ रेशियो है वो अलग अलग होता है। अगर वन-वे स्लैब है, वन-वे स्लैब, इसमें भी अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो इस केस में जो स्पान टू डेप्थ रेशियो, इसमें जो स्पान होती है वो होती है शॉर्टर स्पान, और जो डेप्थ होती है वो होती है ओवरऑल डेप्थ। अगर हम बात करते हैं बीम के लिए, तो बीम के लिए क्या होता है, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। एक होता है अपने पास में डीप बीम, ये सिंपल बीम के लिए होता है। अगर डीप बीम के लिए बात की जाए
तो डीप बीम के लिए जो स्पान होती है वो इफेक्टिव स्पान होता है, और जो डेप्थ होती है वो होती है ओवरऑल डेप्थ। तो डीप बीम के केस में क्या होता है, ये रेशियो अगर लेस देन 2 है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और लेस देन 2.5 होता है फॉर कंटिन्यूस बीम और स्लैब के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वन वे के लिए जो आता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, वो स्पान शॉर्टर स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो जो आएगा वो है 30। और अगर कंटिन्यूस स्लैब की बात की जाए तो इसके लिए ये जो रेशियो आता है वो आता है 35। अगर टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब में जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब आती है इसके लिए वैल्यू होती है 35, एंड कंटिन्यूस स्लैब के लिए इसकी वैल्यू आती है 40। ये वैल्यू होती है माइल्ड स्टील के लिए, यानी Fe 250 के लिए ये वैल्यूज़ होती है। अगर हम बात करें HYST के लिए, यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए बात की जाए, तो ये रेशियो है, इसको 0.8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर बात करें तो ये वैल्यू आएगी 28, और कंटिन्यूस स्लैब के केस में ये वैल्यू आएगी 32। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखना है। वन वे स्लैब के लिए 30 और 35, टू वे स्लैब के लिए 35 और 40, और अगर HYST बार हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी 28, एंड कंटिन्यूस के केस में 32। ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पान हम यूज़ करते हैं वो शॉर्टर स्पान होती है, और जो डेप्थ होती है वो ओवरऑल डेप्थ होती है। जैसा कि बीम में क्या होता है, स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ होता है। डीप बीम के केस में क्या होता है, इफेक्टिव स्पान अपॉन ओवरऑल डेप्थ होता है। अगर फ्लैट स्लैब की बात की जाए तो फ्लैट स्लैब में वैल्यू है वो सेम टू वे स्लैब वाली होती है। जो चेंज होता है वो क्या होता है कि जो स्पान हम यूज करेंगे वो क्या होगी, लॉन्गर स्पान। टू वे स्लैब में हम शॉर्टर स्पान यूज़ कर रहे हैं, बट फ्लैट स्लैब में हम लॉन्गर स्पान को यूज़ करते हैं। बाकी जो डेटा है वो सेम रहता है जैसा कि हम टू वे स्लैब के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूस स्लैब दिया हुआ है जिसकी साइज़ है 3 मीटर बाई 3.5 मीटर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो इसका रेशियो देखते हैं। लॉन्गर स्पान यहाँ पे क्या है 3.5 और शॉर्टर स्पान 3 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू लेस देन 2 आएगी, यानी ये जो स्लैब है वो क्या है, टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब के केस में अगर सिंपली सपोर्टेड है तो वैल्यू होती है 35, और अगर कंटिन्यूस स्लैब है तो 40 होगी। इसमें भी अगर HYST है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 28, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 32। तो क्वेश्चन में हमें जो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि जो हम वैल्यू जो बार यूज़ कर रहे हैं वो माइल्ड स्टील की है या HYST बार की है, तो हम दोनों के केस में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे शॉर्टर स्पान की वैल्यू यानी L की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 मीटर यानी 3000 mm। तो L अपॉन D के लिए वैल्यू आ जाएगी 3000। यहाँ पे हमारे पास में D हमें कैलकुलेट करना है। अगर HYST बार है तो उस केस में कंटिन्यूस के केस में वैल्यू आएगी 40, यानी D की वैल्यू आ गई यहाँ से 3000 डिवाइडेड बाई 40, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम दूसरा केस यूज़ करें यानी माइल्ड स्टील के लिए हम देखें, जब हम HYST के लिए देखेंगे तो HYST के केस में ये वैल्यू आ जाएगी L अपॉन D इज इक्वल टू 32, यानी D की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 32, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.375 सेंटीमीटर।
अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें क्या मैच कर रहा है, वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन था वो 5 सेंटीमीटर था, बी ऑप्शन है वो है 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द साइज ऑफ वेनल in a flat slab is 6 meter by 6 meter, then as per IS code the width of column strip and middle strip are A है 3 meter and 1.5 meter, B है 1.5 meter and 3 meter, C है 3 meter and 3 meter, D है 1.5 meter and 1.5 meter। तो हमने देखा था अभी कि जो कॉलम स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ आती है वो या तो स्पान का 1/4 होता है आइदर साइड, और या फिर जो पैनल विड्थ होती है उसका हाफ होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ये स्लैब है, यहाँ ये कॉलम इस तरीके से कॉलम है, ये फ्लैट स्लैब है। तो इसके लिए देखिए वैल्यू क्या होती है कि सेंटर लाइन है कॉलम की, उससे L/4 ये वाली वैल्यू, और इधर भी क्या है L/4 यानी ये वाली वैल्यू। सेम इस कॉलम के सेंटर से L/4 इस साइड और L/4 ही इस साइड। अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी L है, कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो L है, तो देखिए यहाँ जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई L/2। तो इसको हम क्या बोलते हैं मिडल स्ट्रिप, और इसकी जो विड्थ आ रही है वो है L/2। इसी तरीके से अगर हम कॉलम स्ट्रिप की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आ गई L/4 प्लस L/4 यानी L/2। जो साइज हमें गिवन है वो है 6/6 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 3, और यहाँ भी 6/2 यानी 3। ये साइज़ सेम है। अगर साइज़ इस तरीके से होती 8/6 तो इस केस में हम जो स्पान यूज़ करते हैं वो स्मॉलर स्पान यानी 6 वाला हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए रहेगा सी 3 मीटर एंड 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार इन RCC स्लैब इज ए है 20 mm, बी है 16 mm, सी है स्पान अपॉन 100, डी है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। तो स्लैब में जो डायामीटर हम यूज़ करते हैं और जो थिकनेस है स्लैब की उसमें रिलेशन होता है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाई 8। इस वैल्यू से जो मैक्सिमम डायमीटर बार आता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। सपोज दैट जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो 72 है, तो उस केस में जो मैक्सिमम बार का डायमीटर आएगा वो 9 mm आएगा। इससे ज़्यादा कर हम बार यूज नहीं कर सकते स्लैब के केस में, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट ए है लोड, बी है टेम्परेचर स्ट्रेस, सी है श्रिंकेज स्ट्रेस, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब, इसमें क्या होता है कि जो शॉर्टर स्पान है उसके अलोंग डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है। डिफ्लेक्शन अलोंग शॉर्टर स्पान इज मोर एज कंपेयर टू लॉन्गर स्पान। तो जब हम शॉर्टर स्पान के अलोंग
मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और जो लॉन्गर स्पान है इसके अलोंग हम डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है इसका जो वर्क होता है वो होता है, ये लोड को भी कैरी करेगा, जो टेम्परेचर स्ट्रेसेज आते हैं उनको रिड्यूस करता है, श्रिंकेज स्ट्रेसेज आते हैं उनको रिड्यूस करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का वर्क होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगर टू वे स्लैब की बात की जाए तो टू वे स्लैब में क्या है कि शॉर्टर स्पान एंड लॉन्गर स्पान दोनों में क्या है, डिफ्लेक्शन आता है। तो उस केस में हम दोनों ही स्पान के अलोंग, यानी शॉर्टर स्पान एंड लॉन्गर स्पान दोनों के अलोंग हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm bars at 10 cm spacing. If it is desired to replace 10 mm bars by 12 mm bar, then the spacing of 12 mm bar should be A है 12 cm, B है 14 cm, C है 14.4 cm, D है 16 cm। तो स्पेसिंग और जो बार हम यूज़ कर रहे हैं उसके डायमीटर में जो रिलेशन होता है वो होता है स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। स्पेसिंग को अगर ऐसे डिनोट करते हैं तो ये डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या आ गया, D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो S1 है वो है 10 सेंटीमीटर, D1 है वो है 10 mm डायमीटर ऑफ बार। यहाँ D क्या है, डायमीटर ऑफ बार। D2 है वो है 12 mm। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 10 सेंटीमीटर S2 इज इक्वल टू D1 का 10 mm का होल स्क्वायर अपॉन 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से S2 की वैल्यू आ जाएगी 144 अपॉन 100 इंटू 10। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 14.4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट शुड बी 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। और ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर, डी है नन ऑफ दीज। तो हमने देखा था कि जो मेन रेनफोर्समेंट है उसके लिए जो स्पेसिंग आती है वो होती है 3D और 300 mm विच एवर इज स्मॉलर। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होती है उसके लिए वैल्यू होती है 5D और 450 mm विच एवर इज स्मॉलर। तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लैब विच स्पान इन 2 डायरेक्शन with corner held down are assumed to be divided in each direction into middle strip and edge strip such that the width of middle strip is A है half the width of slab, B है 2/3 of width of slab, C है 3/4 of width of slab, D है 4/5 of width of slab। तो जिस तरीके से फ्लैट स्लैब में कॉलम स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप एंड पैनल था, उसी तरीके से जो स्लैब है 1 वे 2 वे स्लैब, इसमें क्या होता है एक होती है एज स्ट्रिप एंड एक होती है सपोज दैट ये है LX और इसको डिनोट किया है LY, शॉर्टर स्पान और ये लॉन्गर स्पान। तो इसमें जो डिवाइडेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ये है, इनको हम बोलते हैं एज, इनको हम बोलते हैं एज स्ट्रिप। और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं मिडल स्ट्रिप।
मिडिल स्ट्रिप है, इसकी विड्थ होती है 3/4 ऑफ, अब देखिए ये इसकी विड्थ क्या आती है कि 3/4 ऑफ LX। अगर ये LY को डिवाइड कर रही होगी तो उस केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर इस तरीके से हो कि ये एज स्ट्रिप है, ये एज स्ट्रिप है, तो ये क्या आ गई मिडिल स्ट्रिप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 ऑफ LY। टोटल LY है तो ये क्या बच गई, ये और ये क्या हो गया 1/4 ऑफ LY। ये दोनों इक्वली है एज स्ट्रिप, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी LY/8, LY/8। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी LX/8, LX/8, और ये हो गया 3/4 ऑफ LX। तो ये ध्यान रखना है कि स्लैब के केस में जो एज स्ट्रिप है उसकी जो विड्थ आती है वो उसी स्पान के अलोंग जो विड्थ है उसका 1/8 होता है, और जो मिडल स्ट्रिप है इसकी विड्थ होती है 3/4 ऑफ स्पान अलोंग दैट डायरेक्शन। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। आपको फ्लैट स्लैब और जो 1 वे 2 वे स्लैब है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लैट स्लैब में क्या होती है, मिडल स्ट्रिप तो सेम होती है, उसमें भी हम मिडल स्ट्रिप यूज़ करते हैं, बट उसमें क्या होता है कॉलम स्ट्रिप भी होती है, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पान ऑफ 2 वे स्लैब with corner held down is R, then actual reduction of bending moment is given by, यानी लॉन्गर स्पान क्या है LY अपॉन शॉर्टर स्पान LX है, इनका जो रेशियो है उसको R से डिनोट किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि जो बेंडिंग मोमेंट आता है 2 वे स्लैब में उसमें क्या रिडक्शन आएगा। तो अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें जब कॉर्नर हेल्ड डाउन हो, देखिए 2 वे स्लैब में 2 केस होते हैं, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन और कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो जब कॉर्नर्स हेल्ड डाउन होते हैं उस केस में जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो होता है, जैसे x डायरेक्शन में आ रहा है तो x डायरेक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1 - 5/6 R² अपॉन 1 + R⁴ इंटू R⁴, और इसका अगर x डायरेक्शन में मोमेंट m है, जो मोमेंट आता है सिंपली सपोर्टेड की बात करें यूडियल लोड है तो वो क्या आता है WX² अपॉन 8, तो ये इसके लिए वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो रिडक्शन फैक्टर आ रहा है, अगर WLX²/8 अगर ये बेंडिंग मोमेंट है तो जो 2 वे केस है उसके केस में जो रिडक्शन फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 5/6 R² अपॉन 1 + R⁴। और अगर ये पूछा जाए कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो R⁴ अपॉन 1 + R⁴ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है D 5/6 इंटू MR² अपॉन 1 + R⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द साइड्स ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज एंड स्पैनिंग इन बोथ डायरेक्शन आर इक्वल देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय। देखिए इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछता कि कितना रिडक्शन होगा तो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए R क्या है LY/LX है। क्वेश्चन में जो गिवन है कि दोनों की वैल्यू सेम है, यानी R की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5/6, तो ये इसका क्या है रिडक्शन फैक्टर है। और अगर ये है कि जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो है R⁴ अपॉन 1 + R⁴, यानी 1 + 1 + 1। R क्या है यहाँ पे लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान रेशियो है जिसकी वैल्यू 1 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी 0.5।
तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन था 0.2, बी है 0.3, सी है 0.4 एंड डी है 0.5। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब simply supported on edge and having no provision to prevent corner from lifting is given by। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो टू वे स्लैब है वो दो टाइप की होती है, या तो होता है कॉर्नर आर हेल्ड डाउन और एक होता है कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन। तो जब कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन है यानी कि जो कॉर्नर की लिफ्टिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, तो उस केस में जब हम टू वे स्लैब का डिज़ाइन करते हैं तो वो किसके थ्रू, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन इसके लिए है रैंकाइन फार्मूला, बी है मार्कस फार्मूला, सी है ग्रॉस ऑफ फार्मूला, डी है रैंकाइन ग्रॉस ऑफ फार्मूला। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी रैंकाइन ग्रॉस ऑफ फार्मूला। जब कॉर्नर्स आर नॉट हेल्ड डाउन हो उस केस में जब हम टू वे स्लैब की डिज़ाइन करते हैं तो उसके हम यूज़ करते हैं रैंकाइन ग्रॉस ऑफ फार्मूला। तो इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लार्ज हेड ऑफ ए सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज नोन एज, ए है टॉप ऑफ कॉलम, बी है कैपिटल, सी है सपोर्टिंग एंड ऑफ कॉलम, डी है ड्रॉप पैनल। तो जो फ्लैट स्लैब हम डिज़ाइन करते हैं इसमें देखिए एक चीज़ हमने देखी, फ्लैट स्लैब वो स्लैब होती है जो क्या है कॉलम से डायरेक्टली अटैच होती है यानी मोनोलिथिकली। जिस तरीके से टी बीम में क्या होता है कि स्लैब है, जो बीम है वो स्लैब से मोनोलिथिकली अटैच होती है, उसी तरीके से फ्लैट स्लैब में क्या होता है कि कॉलम है वो स्लैब से मोनोलिथिकली अटैच होते हैं। तो फ्लैट स्लैब में देखिए दो केस बनते हैं, ये स्लैब है तो एक केस तो होता है कि जो हम कॉलम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये कॉलम है तो इसको क्या कर देते हैं हम इनलार्ज कर देते हैं, मतलब इस तरीके से हम प्रोवाइड करवाते हैं कॉलम को। सेकंड इसमें जो केस आता है वो आता है कि ये कॉलम है तो यहाँ पे हम क्या है जो स्लैब है उसके पोर्शन को हम थोड़ी उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ कर देते हैं। स्लैब के पोर्शन की थिकनेस को हम थोड़े डायमीटर के लिए हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट स्लैब के दो केस है कि एक तो हम क्या है कॉलम के जो पोर्शन है टॉप पोर्शन उसको इनलार्ज कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि जो स्लैब हम यूज़ कर रहे हैं उसको कॉलम के पास में उसकी थिकनेस को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब हम कॉलम के जो टॉप पार्ट है उसको इनलार्ज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एंड कॉलम हेड। और जब हम स्लैब के पोर्शन को हम थिकन कर देते हैं अराउंड कॉलम तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल का वर्क क्या होता है, ये पंचिंग शियर को रिड्यूस करता है। पंचिंग शियर क्या होता है, टू वे जो शियर होता है, टू वे शियर, उसको ये रिड्यूस करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसमें पूछा गया है कि जो सपोर्टिंग कॉलम है उसकी इनलार्ज हेड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो या तो कैपिटल होता है या कॉलम हेड होता है। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है वो है कैपिटल, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर कॉलम हेड और कैपिटल गिवन होता तो उस केस में ये दोनों ही करेक्ट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिकन्ड पार्ट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज नोन एज, ए है ड्रॉप पैनल, बी है कैपिटल, सी है कॉलम हेड, डी है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्लैब का जो थिकन्ड पोर्शन है कॉलम के पास में उसको हम बोलते हैं ड्रॉप पैनल, जिसका वर्क क्या होता है, पंचिंग शियर को रिड्यूस करता है। पंचिंग शियर को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लैट स्लैब है उसकी शियर स्ट्रेंथ को
इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड सपोर्ट ए फ्लैट स्लैब इज जनरली केप्ट। ए है 0.25 टाइम्स ऑफ स्पान लेंथ, बी है 0.25 ऑफ डायमीटर ऑफ कॉलम, सी है 4 सेंटीमीटर लार्जर देन डायमीटर ऑफ कॉलम, डी है 0.25 सेंटीमीटर लार्जर देन डायमीटर ऑफ कॉलम। तो जो कॉलम हेड है यानी इसके लिए पूछा गया है कि इसका जो डायमीटर आता है वो क्या होता है, तो ये होता है स्पान का 1/4, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो एल हम यूज कर रहे हैं वो क्या होती है, लॉन्गर स्पान। फ्लैट स्लैब में क्या है, लॉन्गर स्पान को यूज किया जाता है। जैसे कि जो 1 वे और 2 वे स्लैब होती है उसमें क्या है, हम शॉर्टर स्पान को यूज करते हैं, वैसे ही फ्लैट स्लैब में हर जगह हम लार्जर स्पान को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम इफेक्टिव थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। ए है 150 mm, बी है 100 mm, सी है 125 mm, डी है 200 mm। तो जो मिनिमम थिकनेस आती है फ्लैट स्लैब के लिए वो होती है 125 mm। फ्लैट स्लैब के केस में, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू डेप्थ ऑफ ए स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पानिंग इन 2 डायरेक्शन इज। ए है 10, बी है 35, सी है 40, डी है 32। यहाँ पर स्पान टू डेप्थ रेशियो पूछा गया है सिंपली सपोर्टेड के केस में। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर 2 वे स्लैब है तो वैल्यू आती है इसकी 35 फॉर Fe250 के केस में, एंड जो HYST है उसके केस में उसकी वैल्यू आती है 28। तो जब कुछ भी अपने को स्पेसिफाइड नहीं होता है या तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं या फिर हम देखते हैं कि जनरली हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा आते हैं वो अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द width of a ribbed slab containing 2 bars must be between A है 6 to 7.5 सेंटीमीटर, B है 8 to 10 सेंटीमीटर, C है 10 to 12 सेंटीमीटर, D है 12 to 15 सेंटीमीटर। तो रिब्ड स्लैब है वो क्या होती है पहले वो जानेंगे हम। तो जिस तरीके से हमने देखा जो फ्लैट स्लैब है वो क्या डायरेक्टली कॉलम के साथ अटैच थी, और इसमें क्या होता है कुछ इस तरीके से होती है स्लैब। इस तरीके से होती है ये स्लैब। यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है, मेन रेनफोर्समेंट इस तरीके से। ये रिब्ड स्लैब होती है, ये इसके लिए फ्लेंज होगा। जिस तरीके से हम टी बीम में देख रहे थे ये क्या होते हैं, रिब होते हैं। तो इस रिब की जो साइज है वो शुड नॉट बी लेस देन 65 सेंटीमीटर। और जब ये 2 बार्स, इसमें 2 बार्स होती है तो उस केस में इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 80 to 100 सेंटीमीटर। सेकंड इसमें जो बात होती है कि इन रिब्स के बीच की जो स्पेसिंग आती है मैक्सिमम स्पेसिंग वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इसमें एक ध्यान रखना है जो नॉमिनल कवर रिब्ड स्लैब के केस में 20 mm होता है, जो नॉर्मल स्लैब के लिए हम यूज करते हैं वही इसमें होता है। अगर मैक्सिमम एग्रीगेट साइज की बात की जाए, एग्रीगेट साइज तो जनरली आरसीसी वर्क के लिए 20 mm यूज़ करते हैं, बट
रिब्ड स्लैब के केस में इसकी वैल्यू होती है 10 mm। ये आपको ध्यान रखना। आजकल रिब्ड स्लैब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसमें जो मैक्सिमम साइज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम साइज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट यानी डायमीटर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो होता है 22 mm। तो यहाँ पे रिब्ड स्लैब से हमने 5-6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहाँ कवर कर लिए हैं, जिसमें क्या है नॉमिनल कवर 20 mm होता है, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है, ये ध्यान रखना है। जनरली RCC वर्क के लिए हम 20 mm यूज़ करते हैं, बट रिब्ड स्लैब के केस में इसकी वैल्यू 10 mm होती है। जो स्टील रेनफोर्समेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो मैक्सिमम डायमीटर है वो लिमिटेड होता है और उसकी वैल्यू होती है 22 mm। इसके अलावा जो मिनिमम थिकनेस है रिब की, मिनिमम थिकनेस ऑफ रिब, थिकनेस ऑफ रिब ये शुड नॉट बी लेस देन 65 mm होता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो रिब्ड स्लैब है उसकी थिकनेस क्या होगी, तो वो क्या होती है, जो कंक्रीट स्लैब के टॉपिंग की जो थिकनेस होती है वही रिब्ड स्लैब की थिकनेस होगी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिब्ड स्लैब है उसकी विड्थ पूछी गई है जब मिनिमम 2 बार्स उसके अंदर प्रोवाइड है, तो उस केस में इसकी जो विड्थ आती है वो आती है 80 to 100 mm यानी 8 to 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर curtailed एट ए है 1/4 ऑफ स्पान, बी है 1/5 ऑफ स्पान, सी है 1/6 ऑफ स्पान, डी है 1/7 ऑफ स्पान। तो जो भी हम बार्स प्रोवाइड करवाते हैं उसका रीजन क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट को प्रिवेंट कर सके। कोई भी बीम या स्लैब है सिंपली सपोर्टेड की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि सपोर्ट्स पे तो क्या है शियर की वैल्यू मैक्सिमम होती है और मिडल में मतलब यहाँ पे है वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट भी क्या है ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि बेंडिंग मोमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेनफोर्समेंट के प्रोपोर्शनल। यानी बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है तो वहाँ हम रेनफोर्समेंट का एरिया भी ज़्यादा रखेंगे और कम है तो वहाँ कम रखते हैं। तो इसलिए जो भी बार्स है वो उसको हम इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। सपोज दैट एक बार क्या है यहाँ, या अगर सेंटर है तो सेंटर तक जाती है, दूसरी बार को हम कर्टेल कर देते हैं, तीसरी बार फिर क्या फुल लेंथ को कवर करती है। इस तरीके से हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो कर्टेलमेंट है यानी कहाँ तक ये जाएगी, तो ये होती है इस सपोर्ट के सेंटर से 1/7 स्पान, टोटल स्पान का 1/7 स्पान तक ही हम इसको लेकर जाते हैं। उसके बाद में हम कर्टल करके इसको इस तरीके से या तो इस तरीके से प्रोवाइड करवा देंगे बेंट अप बार, या फिर इस तरीके से हुक में प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी 1/7 ऑफ स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if length of intermediate span of a continuous slab is 5 meter then length of end span is kept। A है 4.5 मीटर, B है 4 मीटर, C है 3.5 मीटर, D है 3 मीटर। तो देखिए जो एंड स्पान टू इंटरमीडिएट स्पान जो रेशियो आता है वो होता है 0.9। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पान हमें गिवन है और इसकी वैल्यू है 5 मीटर। तो यहाँ से जो एंड स्पान है इसकी वैल्यू आ गई 4.5 मीटर। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए 4.5 मीटर। तो अभी हमने स्लैब जिसमें हमने फ्लैट स्लैब, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब एंड रिब्ड स्लैब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।